तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार आपके सामने हाज़िर हूँ। एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके। पिछले दिनों में आपने सुना विक्की शेट्टी का पूरा किस्सा, बैंकॉक में क्या क्या हुआ, भरत नेपाली को कैसे मारा गया, और इन दोनों के साथ जो तीसरा शख्स था, जो तीसरा इंसान था इनके साथ, संतोष शेट्टी, उसका ज़िक्र हम इस शेट्टी लोगों की जो एक लंबी चौड़ी वारदात हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, उनमें संतोष शेट्टी का बहुत अहम रोल रहा है। ये आदमी जो बम्बई में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा और कुछ और बनने के सपने लेके आया था। माँ बाप के कुछ सपने थे, कुछ भाई बहनों के सपने थे, लेकिन ये आदमी किसी तरह छोटा राजन के टच में आ गया। और 2000 को जब छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला हुआ, तो सबसे पहला फ़ोन जो छोटा राजन ने किया था वो संतोष शेट्टी को किया था। और इतना करीब हो गया था कि छोटा राजन उसके बिना, कहते हैं कि, सांस तक नहीं लेता था। ये इनकी दोस्ती हो गई थी। तो ये इतना लंबा सफ़र बम्बई की सड़कों से निकल के बैंकॉक के गलियारों में जो संतोष शेट्टी ने अपनी पहचान, पहुंच बनाई, उसका किस्सा हम आपको आज सुनाएंगे। संतोष शेट्टी का जो बाप था, पिताजी इसका, वो बम्बई का फोर्ट एरिया है जो गेटवे ऑफ इंडिया के नज़दीक पड़ता है। उस एरिया में एक रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट एजेंसी चलाया करता था। वो ज़माना था जब हिंदुस्तान के पूरे जो स्टेट्स थी हमारी, ख़ास तौर पे केरला, पंजाब और यहाँ के और आंध्र प्रदेश, यहाँ के बहुत सारे नौजवान रोटी रोज़ी की तलाश में गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने की होड़ लगी हुई थी। बहुत सारे लोग जो कम पढ़े हुए थे, अनस्किल्ड वर्कर जिनको हम कह सकते हैं, जिनमें लेबर या सेमी स्किल्ड कैटेगरीज जैसे मोटर व्हीकल ड्राइवर, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या ऑर्डिनरी लेबर। तो इस किस्म के लोग बहुत ज़्यादा बड़ी गिनती में, तादाद में दुबई, अबू धाबी, इन स्टेट्स में जाते थे। और कुछ थोड़े से पढ़े लिखे लोग जो इंजीनियरिंग वगैरह या केटरिंग वगैरह का कोर्स किया हुआ था, वो काफ़ी लोग ओमान, बहरीन, मस्कत, इन देशों में जाते थे, खाड़ी के देशों में। तो इसका जो बाप था, उसकी बहुत एक सक्सेसफुल कंपनी चला रहा था, जिसने हज़ारों आदमी इस किस्म के, ख़ास तौर पे केरला के मलबारी, जिनको हम बोल देते थे, मालाबार कोस्ट जो है पूरा, वहाँ की बेल्ट, वो लोग बाहर जाने में बहुत अच्छा समझते थे। और वो ज़माना था जब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज की रेमिटेंसेस, जो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आता था, वो एक ज़माने सबसे ज़्यादा केरला में आता था। कारण यही था कि उसके लाखों लोग केरलाइट थे जो वो खाड़ी देशों में सेटल्ड हुए थे, काम करते थे। और अगर वो बैंकिंग सर्कल के थ्रू पैसा भेजते थे तो काफ़ी कमीशन काटा जाता था, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की निगाह में आता था उनका पैसा। तो वो काफ़ी सारा अपना कमाई जो अरब देशों में करते थे, वो हवाला के थ्रू हिंदुस्तान भेजते थे। तो पैरेलल इकॉनमी का जो सिस्टम चलता था, वो ज़्यादातर केरला से चलता था। थोड़े से पैसे दे के उनको ना बैंक जाने की ज़रूरत है, ना उनको किसी पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर वेट करने की ज़रूरत है। उनके घर बैठे बिठाए उनको पैसा जो दुबई में जमा करवाते थे, वो इंडियन करेंसी में उनके घर पे पहुंच जाता था। नॉमिनल खर्चा उनका होता था। खैर, तो वो इतना ल्यूक्रेटिव बिजनेस हो गया था, जिसके चलते जो प्लेसमेंट कंपनीज थी, जैसे संतोष शेट्टी के बाप की एक कंपनी थी, उन्होंने उस ज़माने में अच्छे खासे पैसे कमाए और काफ़ी असर रसूख भी उनका बना। वो जितना पैसा आपके पास आएगा समाज में, सोसाइटी में, उतना आपका रुतबा बढ़ेगा। तो उस ख़ानदान से, उस घर में संतोष शेट्टी पैदा हुआ। इसके बाप ने इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, पैडल रोड पे ब्रीच कैंडी में। अच्छी इसको शिक्षा दी। जो दो भाई और दो बहनें थे, और छोटा भाई इसका और ये संतोष दोनों बचपन से ही क्रिकेट खेलने के शौकीन थे। तो स्कूल पास आउट करने के बाद इसको, संतोष शेट्टी को, थोड़ा, क्योंकि ये देख रहा था अपने बाप के साथ काम करते करते कि कितने लोग फ़ॉरेन जा रहे हैं और कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे इंडिया में भेजते हैं,
तो इसके दिल में भी एक बाहर जाने की लटक लगी। लेकिन जो ये तो पढ़ा लिखा लड़का था, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, हीरो लगता था एक किस्म से। कपड़े पहनने का तरीका, चलने का, डायलॉग बोलने का तरीका, वो फिल्मों का असर काफ़ी था हीरो लोगों का। तो ये इसका निकनेम ही हीरो पड़ा हुआ था कॉलेज में। तो इसने सोचा कि मैं अगर दुनिया घूमनी है तो मुझे एयरलाइन में नौकरी करनी चाहिए। तो इसने एक ड्रीम लिया कि मैं पायलट तो बन नहीं सकता, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था, पेशेंस नहीं थी इतनी। तो इसने कैटरिंग का कोर्स किया मुंबई में, एक दादर में, माहिम और दादर के जंक्शन पे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल रेप्यूटेड केटरिंग इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ से इसने वो 2-3 साल का केटरिंग का कोर्स किया। ये चाहता था कि मैं पर्सर बनूँ एयरलाइन पे, जो एयरलाइन के अंदर, जहाज़ के अंदर जो लोग खाना परोस के सवारियों को देते हैं या उनका जो ख्याल रखते हैं, तो फ़्लाइट पर्सर उसको कहा जाता है। तो इसके दिमाग में ये था कि मैं केटरिंग करके फ़्लाइट पर्सर बनूँगा और हिंदुस्तान से जो एयरलाइन जहाँ जहाँ भी जाएगी उसके साथ मैं जाके दुनिया घूमूँगा। ये एक सपना इस आदमी ने लिया और वो कोर्स किया। लेकिन शायद वो पर्सर बनना इसके नसीब में नहीं था। तो ये कुछ ऐसे लोगों की कंपनी में आ गया जो उस ज़माने में गोल्ड स्मगलिंग किया करते थे। तो एयरपोर्ट और एयरलाइन का इसको चस्का था, लटक थी। तो कुछ लोग एयरपोर्ट के इसके टच में आ गए। वो ऐसा ज़माना था जब गोल्ड स्मगलिंग में प्रॉफिट बहुत हुआ करता था, 18 to 20% प्राइस डिफरेंस था इंटरनेशनल प्राइस का और इंडियन प्राइस में सोने की। और बाहर से अगर आप 1 लाख का सोना मंगवाते हो तो हिंदुस्तान में 1,20,000 का बिक जाता था। तो बहुत अच्छा मार्जिन और प्रॉफिट था। तो इसने वो काम एयरपोर्ट से डिफरेंट एम्प्लॉइज से मिलके शुरू किया। तो मोडस ऑपरेंडी ये होती थी कि दुबई में जो इनका जो तंत्र मंत्र होता था, नेटवर्क होता था, वो किसी न किसी तरह सोने की एक क्वांटिटी, 1 किलो 2 किलो या जो भी होगा, उसको जैकेट्स में भर के बिस्कुट, एक जैकेट आती जो हम पहनते उसमें खाने बने होते थे, इसमें बिस्कुट आ जाता था। तो एक जैकेट में 100 बिस्कुट होते थे और 2 बिस्कुट जो होते थे वो कमीशन होते था, लाने वाले को कमीशन मिलता था। तो 98 बिस्कुट जो थे वो ओपन मार्केट में सेल कर दिए जाते थे। तो जैकेट्स आती थी, उनको दुबई में जो लोडिंग स्टॉप होता था, जो जहाज़ का खाने पीने का सामान दुबई से लोड करते थे, या जो सफाई कर्मचारी होते थे जो फ़्लाइट पहुंचने के बाद जहाज़ की साफ़ सफाई करते थे, उनके साथ मिलके उस जहाज़ के अंदर कहीं ना कहीं वो 2-3-4 जैकेट कंसील कर दी जाती थी, बड़े तरीके से छुपा के रख दी जाती थी। और वो जब हिंदुस्तान आते थे तो उसको निकाल के उसको किसी भी एयरपोर्ट पे, बम्बई पे, जहाँ अगर वो फ़्लाइट दुबई बॉम्बे बेंगलोर फ़्लाइट है तो बेंगलोर जाके उतार लेना, जहाँ दुबई बॉम्बे दिल्ली फ़्लाइट है तो दिल्ली जाके निकाल लेना। ये बहुत बड़ा रैकेट था। तो उसमें तभी कॉम्बिनेशन फ़्लाइट चली थी, जो दुबई से इंटरनेशनल पैसेंजर एयरलाइन में बैठ के मुंबई आते थे, तो मुंबई से लोकल पैसेंजर जिनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसेंजर मुंबई से बैठते थे, दिल्ली जाके उतरते थे। तो उनको कस्टम चेक नहीं करवाना पड़ता था। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट से आए हो तो आपको पासपोर्ट दिखा के कस्टम क्लीयरेंस करवानी पड़ती थी, उसमें आपका सामान चेक होता था। तो अगर दुबई से आया सोना आपने जहाज़ से बम्बई में निकाल लिया तो उसको पकड़े जाने के चांसेस बहुत रहते थे। लेकिन उसके अलावा जब सोना जहाज़ में पड़ा रहता था, पैसेंजर बदल जाता था तो उसकी सीट के नीचे रख देना, जहाँ पे वो पैराशूट पड़ी होती है, जहाँ सीट के आगे जो खाना बना होता है उसमें रख देते थे। तो जो पैसेंजर इनका दुबई से आने वाली फ़्लाइट जब मुंबई पहुँचती थी, उसमें उसी सीट पे जाके इनका दूसरा आदमी बैठता था लोकल टिकट लेके, मुंबई से बेंगलोर की या मुंबई से दिल्ली की या मुंबई से त्रिवेंद्रम, जहाँ भी जो फ़्लाइट थी, तो उसी सीट पे बैठ के वहाँ लोकल पैसेंजर बन के उतरना, वो सोना निकालना, अपने बैग में डालना और बाहर निकल जाना। उसको कस्टम की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये एक बहुत चक्कर चलाते थे स्मगलर उस ज़माने में कि बाहर से सोना स्मगल कैसे करना है। तो उस रैकेट में एयरपोर्ट के मुलाजिम काफ़ी साथ में मिले हुए थे। वो ज़माना था जब एयरपोर्ट से काफ़ी सारे गोल्ड की स्मगलिंग करते करते लोग फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया।
उन्होंने गोल्ड का पैसा कमा के इंडस्ट्री में लगाया, जिनमें जेवियर मार्कस बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बना, सुधाकर बोखाड़े वहीं पे काम करता था, उसने बहुत पैसा कमाया। इस तरह और काफ़ी लोग थे जो एयरपोर्ट से स्मगलिंग करते करते फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगे। तो संतोष शेट्टी, जैसे मैंने बताया, इसको भी फिल्मों की काफ़ी लटक थी, हीरो था, तो इसको भी लगता था कि मैं शायद अपना वो नेटवर्क इस्तेमाल करके कोई फिल्म प्रोड्यूसर बन जाऊंगा, जब फिल्म डायरेक्टर बन जाऊंगा, जो एक्टर बन जाऊंगा। तो ये चक्कर में उसने फाइनली क्या हुआ कि जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी, वो ख़त्म कर दी गई, लिबरलाइजेशन हो गई। आप सोना कहीं से भी मंगाओ, कहीं से भी करो, ड्यूटी वूटी ख़त्म हो गई, तो प्रॉफिट ख़त्म हो गया, तो सोने की स्मगलिंग ख़त्म हो गई। तो इन लोगों ने क्या किया, तो इन्होंने दूसरी चीज़ें मंगवानी शुरू की, अल्टरनेटिव स्मगलिंग, जिसमें राडो की घड़ियाँ, कैशियो के कैलकुलेटर, या सोनी के वीसीआर, कंप्यूटर पार्ट्स, हार्ड डिस्क, इस किस्म के इन्होंने स्मगलिंग का धंधा शुरू किया। तो क्योंकि इसको मालूम था, काफ़ी लोग इसके टच में थे, इसके बाप के ऑफिस में बैठे रहते थे दुबई जाने वाले, तो ये उन लोगों को कहता था कि मैं आपको दुबई की टिकट देता हूँ आने जाने की, 3 दिन आपको रहने का इंतज़ाम आप में मैं करूँगा, और वहाँ से आप मेरा सामान जो आपको दिया जाएगा वो आपने लेके आना है। तो इस तरह से, जिनको हम कोरियर बॉयज़ बोलते थे, वो कैरियर बॉयज़, तो वो इनका सामान लेके आया करते थे। उनको आने जाने की टिकट के अलावा 10-15 हज़ार रुपये मिल जाता था और बड़े खुश रहते थे और दूसरा कंट्री में घूम आते थे। तो मुंबई में इस किस्म के कैरियर बॉयज़ की एक आर्मी हुआ करती, जिसमें हज़ारों लोग काम करते थे। तो वो तरीका जो है वही बैंकॉक एयरपोर्ट पे, सिंगापुर एयरपोर्ट और हांगकांग एयरपोर्ट, जहाँ से सब सामान आता था इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, तो वो पूरे का पूरा सामान ये लोग, एक हीरापन्ना मार्केट है बहुत बड़ी, हाजी अली के साथ, वो मशहूर थी कि वहाँ पे आपको हर इम्पोर्टेड गुड्स वहाँ से मिलती थी, घड़ियाँ, वो मेकअप का सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बस जो जो आपको चाहिए बाहर का सामान वहाँ से मिलता था। उसी तरह जो ज़वेरी बाज़ार में सामान बेचते थे। फिर एक बीटी स्टेशन के पास एक मार्केट हुआ करती थी, मनीष मार्केट, वहाँ से सब स्मगलिंग का माल जो है वो वहाँ पे जज़्ब होता था और ग्रे मार्केट में बेचा जाता था। तो ये पैसे कमा के ये आदमी पूरा इसने अपना एक अलहदा स्थान एज अ स्मगलर इस्टेब्लिश हो गया। उसके साथ साथ इसने टीआर का काम शुरू किया, जिसको ट्रांसफ़र ऑफ रेसिडेंसी कहते हैं हम लोग। तो बाहर से जो लोग कनाडा रह जाते हैं 6 महीने से ज़्यादा बाहर रह के 180 दिन से, वो जब हिंदुस्तान वापस आते हैं तो अपने घर का सामान ड्यूटी फ्री लेके आ सकते हैं, जिसमें टीवी सेट हुआ, फ्रिज हुआ, फर्नीचर हुआ, तो इस किस्म का सामान। लेकिन वो शर्त ये थी कि वो यूज़ होना चाहिए, उससे इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए, पुराना सामान होना चाहिए, क्योंकि आप जिस सामान को 1 साल 6 महीने इस्तेमाल किया फॉरेन कंट्री में, वो आप लेके आ सकते हो, उसमें ड्यूटी नहीं लगती थी। तो संतोष शेट्टी ने क्या किया, इसने वहाँ पे जो 6-8 महीने, अब गरीब आदमी दुबई में लेबर बन के गया, उसकी जितनी सैलरी होती थी वो किराया भी देना है, खाना भी खाना है, बचत तो होती नहीं थी, बहुत कम बचत होती थी उन दिनों में, तो उसमें कितना सामान लेके आएगा आदमी, कहाँ से सामान खरीदेगा। तो जो कानून की वो एक जो प्रतिक्रिया थी, एक फैसिलिटी थी, उसका फ़ायदा उठाते हुए ये गरीब आदमी को 20-25 हज़ार रुपये दे के उसके नाम से 1 करोड़ 1.5 करोड़ का सामान कंटेनर में भर देते थे दुबई से। कंटेनर उस बेचारे गरीब आदमी के नाम पे बुक होता था, यहाँ से कस्टम वालों से मिल के वो निकाल लेते थे, उसको थोड़े से पैसे दे देते थे। तो उसको टीआर का स्कैंडल रैकेट बोलते थे, ट्रांसफ़र ऑफ रेसिडेंस। तो वो काम इसने काफ़ी किया। उसी ज़माने में इसके साथ एक सलीम टीआर था, वो बहुत बड़े लेवल पे काम करता था। दूसरा संतोष शेट्टी था। तो ये करते 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 ये पैसा आ गया तो अंडरवर्ल्ड के टच में आ गया। छोटा राजन के ग्रुप के साथ चबूर में इसकी मुलाकात हो गई, और छोटा राजन को एक पढ़ा लिखा चालाक किस्म का आदमी चाहिए था, जो उसका पैसे टके का लेन देन का हिसाब कर सके। तो संतोष शेट्टी से ज़्यादा सियाना अक्लमंद पढ़ा लिखा उसको कहाँ मिलना था। उनकी दोस्ती हो गई तो इसने छोटा राजन के फाइनेंसेस हैंडल करने शुरू कर दिए। और जब छोटा राजन ने दाऊद को छोड़ के 94 में अपना सेपरेट गैंग बनाया और ऑपरेशन एरिया ऑफ ऑपरेशन शिफ्ट करके वो डिफरेंट कंट्रीज में घूमते घूमते बैंकॉक तक पहुंच गया,
तो 99 में संतोष शेट्टी भी देश छोड़ के अपने बॉस के साथ ज्वाइन किया, बैंकॉक जाके रहने लगा। इसके साथ दूसरे पुराने साथी जो छोटा राजन के थे, जिनमें विक्की रोहित वर्मा, विक्की शेट्टी और अपना भरत नेपाली, इस किस्म के और काफ़ी लोग, वहाँ पे पूरा गैंग इकट्ठा हो गया। वहाँ पे इनकी मीटिंगें चलने लगी और उसी दौरान एक बहुत बड़ी एक ड्रग का काम, जब स्मगलिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड की स्मगलिंग खत्म हुई तो संतोष शेट्टी ड्रग में चला गया। तो नेटवर्क तो था उसका स्मगलिंग का, उसी नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए उसने ड्रग स्मगलिंग शुरू की। इसकी एक कंसाइनमेंट भी बॉम्बे में पकड़ी गई थी, जिसकी वजह से उसको मुंबई छोड़ के भागना पड़ा 99 में। तो वही काम इसने जाके जो हिंदुस्तान में छोड़ के गया था, वो बैंकॉक बैठ के इसने ड्रग प्रोक्योरमेंट को, बैंकॉक में जो वो गोल्डन जो एरिया है बैंकॉक थाईलैंड लाओस का, वो बॉर्डर कॉमन है थाईलैंड का और बर्मा का। जो चांग माई एरिया है वो ऊपर नॉर्थ थाईलैंड में, वो बैंकॉक वो बर्मा के बॉर्डर के साथ मिलता है। तो वो बहुत बड़ी एक एरिया है जहाँ पे ओपियम प्रोडक्ट्स बनती हैं। ओपियम से जो चर्च वर्थ आगे जो हीरोइन बनती है, वो सब के बड़े अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज बर्मा के बॉर्डर के अंदर थी। चांग माई से मैं एक बार गया था बहुत साल पहले, तो वहाँ से माल लेके ये साउथ अफ्रीका में सप्लाई किया करते थे। तो उस ड्रग के धंधे में संतोष शेट्टी ने बहुत पैसा कमाया। उस पैसे से उसने एक 5 स्टार 4 स्टार किस्म का एक होटल बैंकॉक में ख़रीदा और उसके बाद एक बड़ी कंसाइनमेंट में इसने छोटा राजनों को बिना बताए काफ़ी प्रॉफिट कमाया। तो इनका झगड़ा हुआ। छोटा राजन का क्योंकि बॉस था, उसके पास आदमी थे, उसके पास साधन थे जो संतोष शेट्टी के पास नहीं थे। तो उसने डरा धमका के इसको, जो सेटलमेंट हुई, उस सेटलमेंट में संतोष शेट्टी को अपना वो 4-5 स्टार होटल जो था वो छोटा राजन को देना पड़ा। तो वो एक बहुत बड़ा लॉस था। ये भी एक ताक में था कि कभी छोटा राजन से बदला लिया जाए कि इसने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है। वो एक कारण था जो इसकी छोटा राजन से दुश्मनी शुरू हुई। लेकिन 2000 का जो अटैक था छोटा राजन पे, जो कराची से आके लोगों ने किया था बैंकॉक में, उस अटैक में इसने छोटा राजन की बहुत हेल्प की। इसको वहाँ से इंजर्ड हालत में हॉस्पिटल से इसको निकाल के वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवा के कंबोडिया ले आ गया। कंबोडिया से ईरान गए, ईरान में उसका इलाज करवा के ऑस्ट्रेलिया में छोड़ा। तो इसने काफ़ी छोटा राजन का साथ दिया। लेकिन जब ये धंधे सब बंद हुए, छोटा राजन की कमाई चालू थी, उसने इन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो एक एक करके जो छोटा राजन के आदमी थे उससे अलहदा होने शुरू हो गए। पहले गुरु साठ जो बाहर से उसकी मदद करता था, उसने हाथ खड़े कर दिए। फिर फिर भरत नेपाली अलग हुआ, फिर विक्की शेट्टी अलग हुआ और उसके साथ संतोष शेट्टी अलग हुआ। इन्होंने छोटा राजन को छोड़ के अपना अलहदा ग्रुप बनाया और आज थोड़े साल पहले तक वो अपना ग्रुप चलाते रहे, जिसमें इन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड किए। जो पहले छोटा राजन के कहने पे काम करते थे, फिर खुद करने लगे। उसी चक्कर में इन्होंने बलोच शेट्टी का मर्डर करवाया। उसके बाद इन्होंने फरीद नराज शाह का मर्डर हुआ। उसी इन्होंने वो खबरी अमजद का मर्डर करवाया, एडवोकेट शाहिद आज़मी का मर्डर करवाया। तो ये सब काम करके संतोष शेट्टी और विक्की शेट्टी ने अपना नाम कमाने की कोशिश की और अल्टीमेटली एक दिन उनको इसी चक्कर में बैंकॉक पुलिस ने अरेस्ट किया। वहाँ से हिंदुस्तान अपनी सरकार और पुलिस मिल के उसको हिंदुस्तान वापस लाई। वापस आके उसने छोटा राजन के ख़िलाफ़ जो अपने स्टेटमेंट में खुलासे किए, बहुत हैरत अंगेज थे। वो सब आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे काफ़ी मसाला है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। तो उसके बाद उसको 2-3 साल के बाद बेल मिली। तो आज वो संतोष शेट्टी ज़मानत पे कभी बम्बई और कभी बेंगलोर रहता है। ये थी उस शख्स की ज़िंदगी जो एक ज़माने में पोलाइट पर्सन बन के दुनिया घूमनी चाहता था। वही आदमी एक दिन आज उसको जेलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कभी बैंकॉक की जेल के और कभी हिंदुस्तान की जेल के। तो ये किस्सा था संतोष शेट्टी का। आने वाले कल आपको किस्सा सुनाएंगे इस कड़ी के आखिरी आदमी का, बालू डोकरे, जिसका बहुत बेरहमी से कत्ल मलेशिया में करवाया गया। वो किस्सा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, वो कहानी कल सुनाएंगे।
तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।